Today we will start remaining topics of chapter infrastructure. The first topic for today is health, which is the key component of social infrastructure. अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए हेल्थ का मतलब क्या होता है। अगर आप किसी पर्सन को देख रहे हो और वो आपको देखने में फिजिकली बहुत ज़्यादा फिट लग रहा है पर उसकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, वो इनसेन माइंड का है, तो हम उस पर्सन को हेल्दी नहीं बोल सकते। हेल्दी हम किसको बोलेंगे? जो फिजिकली फिट होने के साथ साथ मेंटली भी फिट हो। दोनों एलिमेंट्स होने चाहिए, फिजिकली फिटनेस भी एंड मेंटली फिटनेस भी। अब अगर हम किसी पर्सन को देख रहे हैं, वो देखने में तो बहुत ही मतलब ऐसा है कि उसकी फिजिक अच्छी नहीं है, वो लग नहीं रहा फिजिकली फिट, पर उसका माइंड बहुत तेज है, शार्प है, मेंटली फिट है, तब भी हम उस पर्सन को हेल्दी नहीं बोल सकते। दोनों चीजें होनी चाहिए, वो पर्सन फिजिकली भी फिट होना चाहिए एंड मेंटली भी फिट होना चाहिए। कुछ लोग समझते हैं हेल्दी होने का मतलब होता है सिर्फ कि कोई बीमारियां नहीं है किसी को तो वो हेल्दी है। ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है किसी पर्सन को कोई बीमारी नहीं होती पर फिर भी हम उसको हेल्दी नहीं बोलेंगे क्योंकि वो माइंड से ठीक नहीं है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो गुड हेल्थ का मतलब क्या हो गया ये आपको पता लग गया। अब जो गुड हेल्थ होती है, इसका मतलब कि इससे होता क्या है, इसके फायदे क्या हैं, क्यों हेल्दी होना अच्छा होता है ह्यूमन रिसोर्स के लिए। इससे सबसे फर्स्ट होने वाला बेनिफिट ये है कि इससे ओवरऑल एफिशिएंसी है जो, वो इंक्रीज होगी ह्यूमन रिसोर्स की डिफिकल्ट टास्क को करने की। अगर कोई पर्सन देखो फिजिकली भी फिट है, मेंटली भी फिट है, तो वो मुश्किल से मुश्किल काम को भी ना अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ, अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ कर सकता है। और इससे क्या होगा, लेबर की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। अगर कोई लेबर देखो फिजिकली बिल्कुल फिट है तो वो ज़्यादा काम करेगा, अगर वो बीमार है तो वो उतनी एफिशिएंसी से थोड़ी, उतना प्रोडक्शन थोड़ी कर पाएगा कि जितना वो तब करता जब वो हेल्दी है। और इसके साथ ही मेंटल एबिलिटीज भी इंक्रीज होंगी। अगर कोई पर्सन हेल्दी है ना, उसका दिमाग भी जल्दी काम करेगा। अगर वो हेल्दी ही नहीं है तो उसका दिमाग भी सही ढंग से काम नहीं करेगा। नाउ डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद हेल्थ सर्विसेज की कैसे डेवलपमेंट हुई। अब देखो कि इंडिपेंडेंस हमें मिली थी 1947 में, उससे पहले क्या था आपको पता है? उस टाइम पे इतनी मेडिकल सर्विसेज नहीं थी, इतने हॉस्पिटल्स नहीं थे, और उसके अलावा इतने ज़्यादा जैसे हम बोल सकते हैं कि फैसिलिटीज़ भी नहीं थी। तो जिस वजह से उस टाइम पे लोगों की लाइफ आज के लाइफ से थोड़ी मुश्किल थी। मुश्किल कैसे थी? आजकल जैसे किसी को कोई भी बीमारी हो जाए, बेशक कोई बड़ी से बड़ी बीमारी कैंसर तक हो जाए, तो उसका भी इलाज है अपने इंडिया में। पर पहले उस टाइम पे टेक्नोलॉजी ही नहीं थी इतनी, जो मेडिकल साइंस है उसने इतनी डेवलपमेंट ही नहीं की थी, तो ये सब पॉसिबल है ही नहीं था। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस देखो क्या हुआ, जो डेथ रेट है वो कम हो गई। डेथ रेट कम होने का मतलब पहले लोगों की डेथ, अगर कोई भी छोटी मोटी बीमारी हो जाती थी, इलाज उसका होता नहीं था, तो लोगों की डेथ हो जाती थी। पर आजकल ऐसा नहीं है, इसलिए डेथ रेट डिक्लाइन हो गई है। नेक्स्ट है रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट हम किसको बोलते हैं? लेस देन 1 ईयर का जो बच्चा होता है उसको बोलते हैं। मोर्टेलिटी मतलब मृत्यु दर। तो अब इसमें क्या होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो छोटे शिशु होते हैं वो पहले बहुत ज़्यादा मरते थे इंडिपेंडेंस से पहले, क्योंकि उस टाइम पे जच्चा बच्चा इन सब की कोई केयर ही नहीं होती थी। लेकिन आजकल तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ है ना, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम हो गई है। उसके बाद है राइज इन एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ। एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ क्या होता है? एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ होता है कि लोगों के जो जैसे होता है ना, हम बोलते हैं कि आजकल इतने साल तक कोई बंदा ऑन एन एवरेज बेसिस पर जी सकता है, वो होता है एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ। पहले क्या थी, 1951 के अगर डेटा को हम उठाएं, ऑन एन एवरेज बेसिस 32 ईयर्स तक ही कोई पर्सन जी सकता था, क्योंकि बीमारियां वगैरह उन्हें हो जाती थी तो उसका कोई इलाज वगैरह नहीं था। पर अगर हम 2018 के डेटा को उठाएं तो ऑन एन एवरेज बेसिस लगभग 69 ईयर्स का की एज होके ही किसी पर्सन की डेथ होती है। ऑन एन एवरेज बेसिस बताया जा रहा है ये 100% एक्यूरेट नहीं है। देन कंट्रोल ओवर डेडली डिजीज।
अब कई इतनी ज़्यादा भयानक बीमारियां हैं जैसे टीबी, क्लोरिया, स्मॉल पॉक्स, कैंसर, मलेरिया, डेंगू, ये सारी जो डेडली डिजीज हैं इनके ऊपर भी कंट्रोल पाया जा चुका है। डिक्लाइन इन अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट का क्या मतलब है कि 5 साल से छोटी एज है जिनकी, वो लोग पहले बहुत ज़्यादा बच्चे मरते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको नीचे डेटा दिया हुआ है, ये वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो, अपने बुक में से रीड कर सकते हो। देन हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में जो हेल्थ केयर सिस्टम है ना, 3 टियर्स हैं उसके। फर्स्ट जो है, फर्स्ट ईयर में आता है पीएचसी। पीएचसी हम बोलते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, या फिर सीएचसी। सीएचसी हम बोलते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स या सब सेंटर्स। ये होते क्या हैं, आपने देखा होगा कि आपके जैसे विलेजेस में या फिर टाउन्स में या फिर आपकी सिटीज़ में छोटे छोटे क्लिनिक्स बने होते हैं जिसको सिंगल डॉक्टर हैंडल करता है। जैसे अगर आपको थोड़ा बहुत खांसी जुकाम हो जाता है तो आप एकदम से थोड़ा किसी बड़े हॉस्पिटल में पहुंच जाते हो इलाज कराने, किसी छोटे मोटे क्लिनिक में ही जाते हो ना जो आपके नज़दीक होता है, तो वही टियर 1 में आते हैं सारे। ठीक है, कोई इन्फेक्शियस डिजीज हो गया, ऐसा कुछ भी हो गया, तो उसके लिए हम यहाँ पे जाते हैं। ये जो पीएचसीज हैं ये हमें प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं। प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट का मतलब सबसे पहले हम इनके पास जाते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ी कि थोड़ा सा खांसी जुकाम हो गया हम पीजीआई चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता ना। उसके बाद है टियर 2। टियर 2 में देखो क्या आएगा, टियर 2 में होता है सेकेंडरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस। सेकेंडरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस कौन से होते हैं, सेकेंडरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस वो होंगे, जैसे आपने देखा होगा, एक तो हो गया ना सिंगल डॉक्टर जिनको हैंडल करता है, एक उससे थोड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे पटियाला में राजेंद्रा हो गया आप बोल सकते हो, या फिर अगर मैं अपनी सिटी की बात करूँ यहाँ मिशन हॉस्पिटल हो गया, सिटी हॉस्पिटल्स होते हैं जैसे। ठीक है, तो ये सारे आते हैं सेकेंडरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस में। यहाँ पर सर्जरीज वगैरह भी होती हैं, ऑपरेशंस भी किए जाते हैं लोगों के, तो ये सब कुछ आ जाएगा इसमें। थर्ड टियर में आता है टर्शियरी हेल्थ केयर सेक्टर्स। टर्शियरी हेल्थ केयर सेक्टर्स कौन से होते हैं, ये होते हैं हाई एंड और फुल्ली इक्विप्ड, जहाँ पे हर मेडिकल सर्विस अवेलेबल होती है, जैसे चंडीगढ़ में पीजीआई हो गया, एंड एम्स हो गया, AIIMS, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है। इस टाइप के बहुत बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स हॉस्पिटल्स वगैरह होंगे वो इसमें आएंगे। ठीक है, तो ये आपका हेल्थ केयर सिस्टम है इंडिया का। उसके बाद है प्राइवेट सेक्टर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इन्होंने बताया कि प्राइवेट सेक्टर का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा है, इसमें डेटा ही दिया हुआ है। इन्होंने बोला कि जो एक टोटल हेल्थ केयर स्पेंडिंग है इंडिया में, टोटल हेल्थ केयर पे जितना पैसा स्पेंड किया जा रहा है उसमें क्या है कि 80% से ज़्यादा तो प्राइवेट सेक्टर के पास ही जाता है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स आजकल बहुत ज़्यादा हो चुके हैं इंडिया में, और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो इतनी अच्छी सर्विसेज, क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे, तो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ ही ज़्यादा जाते हैं। गवर्नमेंट की तरफ वो लोग जाते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते प्राइवेट की सर्विसेज लेना। ठीक है, तो ये सब है इसमें। उसके बाद हेल्थ एज एन इमर्जिंग चैलेंज। हेल्थ एक चुनौती क्यों बनी हुई है हमारे इंडिया के लिए, उसके कुछ पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। फर्स्ट इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। हमारे इंडिया में क्या है कि जो हेल्थ केयर सर्विसेज है ना उनका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मतलब हुआ, मतलब कि कुछ तो एरियाज ऐसे हैं, अर्बन एरियाज, वहाँ पर हमें बहुत सारे हॉस्पिटल्स देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारी सर्विसेज मिल जाएंगी, लेकिन कुछ रूरल एरियाज ऐसे हैं वहाँ पे हमें कुछ गिनी चुनी सी सर्विसेज भी नहीं मिल पाती, वहाँ पे हमें एक छोटा सा हॉस्पिटल भी देखने को नहीं मिलता। उसके बाद है कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज में क्या देखो कि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो अपने अगली हेड्स उठा लेती हैं और उनका इलाज नहीं करवा पाते बहुत से लोग। ठीक है, वो भी सोसाइटी के लिए खतरा बनी हुई है। जैसे आजकल के टाइम की हम बात करें, जो कोरोना है वो एक तरह से कम्युनिकेबल डिजीज ही है। उसके बाद है पुअर मैनेजमेंट। जो पुअर मैनेजमेंट का मतलब हुआ कि पेशेंट्स ज़्यादा हैं लेकिन उतनी सर्विसेज नहीं है।
अभी जैसे कोरोना के टाइम पे आपने देखा ना कि बेड्स नहीं पेशेंट्स को मिल पाते थे, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं अवेलेबल हो पाते थे, लोग सड़कों पर पड़े रहते थे, तो वो पुअर मैनेजमेंट के कारण ही है। इसके बाद है प्राइवेटाइजेशन। हॉस्पिटल्स का प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत ज़्यादा हैं, गवर्नमेंट कम है, तो पुअर लोग एफर्ड नहीं कर पाते। पुअर अपकीप एंड मेंटेनेंस। जो गवर्नमेंट हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उनका अपकीप एंड मेंटेनेंस पुअर है, मतलब कि अगर हम प्राइवेट एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को कंपेयर करें तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनकी वहाँ पे कोई भी प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। मतलब आप बोल सकते हो कि लोग जो हैं वो खुद कंपेल हो रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं प्राइवेट सेक्टर की तरफ कि वो प्राइवेट ही अपना ट्रीटमेंट कराएं, कोई देख रेख नहीं की जाती गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। देन पुअर सैनिटेशन लेवल। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे कोई सैनिटेशन लेवल भी अच्छा नहीं होता, गंदगी रहती है, कोई साफ सफाई नहीं होती, सैनिटेशन के लिए वहाँ पे कोई अवेयरनेस नहीं है। तो ये सब कुछ इसके चैलेंजेस हैं, चुनौतियाँ हैं जो हेल्थ के लिए बनी हुई हैं हमारे इंडिया में। Now last topic of this chapter is Indian systems of medicine. इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, इसको हम ISM से डिनोट करते हैं, इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISM? इट इज इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन। तो अब इसमें देखो क्या होता है, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हमारे इंडिया में जितने भी टाइप के मेडिसिन इंडियन कल्चर में हैं वो सारी आ जाएंगी इसमें। कुछ का ओरिजिन ही इंडिया से है, कुछ बाहर से आई हैं, उसको हमने अडॉप्ट किया, तो वो सारी इसमें आ जाएंगी। ये 6 तरह की हैं: आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी। इसको आप याद करने के लिए एक वर्ड याद कर लो, आयुष। ए से आयुर्वेदा, वाई से योगा, यू से यूनानी, एस से सिद्धा, एच से होम्योपैथी, और एन इसके अलावा आप खुद से लर्न कर लो, नेचुरोपैथी। This is all for today. Thank you.